हमें इस देश को ले जाना है एक लोक कल्याणकारी राज्य के हिसाब से। निजी कंपनियां बनाने की प्रक्रिया जो चालू हुई थी 1956 में, वहाँ से निजीकरण शुरू हुआ है देश में। ये एक राजनीतिक मुद्दा है। कोई समाजवाद चाहता है, कोई पूंजीवाद चाहता है, कोई साम्यवाद चाहता है, लेकिन हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना। या कोई सरकार संविधान विरोधी कानून नहीं बना सकते, क्योंकि देश में संविधान का राज है। जहाँ जहाँ अपॉइंटमेंट होगा वो रिजर्वेशन के दायरे में आएगा। 16(4) के हिसाब से सरकार दोनों काम कर रही है, एसेट्स भी दे रही है, अब बैंकों से लोन भी देती है, अब वो लोन बाद में फिर इसको राइट ऑफ कर देती है सरकार। तो हमारे लोगों को ख़त्म करने का एक तरीका है ये ठेकेदारी सिस्टम। हमारे एक संगठन है वी द पीपल, इन्होंने बहुत अच्छा है कि टॉपिक आपके सामने लाया है सर। ये 20 मिनट में खत्म। बिल्कुल। और ये जो टॉपिक है इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी पहलू हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसे मैं अपने संविधान के दायरे में पेश करना चाहूँगा। चूँकि एक लॉ का स्टूडेंट हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ से जोड़कर बताऊँ कि ये क्या है। तो जिस तरह की अभी एक कटिंग देख रहे हैं पेपर का, वो बता रहा है कि फॉर हाउ मैनी जनरेशन विल रिजर्वेशन कंटिन्यू, ये सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क है। अगर इसी रिमार्क को मैं इस तरह से पेश करूं एडवोकेट की हैसियत से, तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर हाउ मैनी जनरेशन विल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक कॉलेजियम सिस्टम विल कंटिन्यू। इसका जवाब वो है कि वो ये सवाल क्यों नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें आप देख लीजिए कि हमारे SC ST OBC के IMs का हाल क्या है। तो 60% हमारे जो रिजर्व कैटेगरी के सीट हैं वो वैकेंट है। आखिर क्या कारण है इसका, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें। और ये देख लीजिए कि सारे IMs के आपके पास डिटेल दिया हुआ है कि OBC का तो कॉलम में आपको 0 ही मिलेगा ज़्यादातर, और कहीं कहीं 1-2% आपको मिल जाए तो मिल जाए SC ST OBC का। तो ये हाल है आपके कि बड़े बड़े जो पोस्ट हैं, बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ पर हम नगण्य हैं। तो क्यों ऐसा है, इसी की चर्चा हम इसमें करने जाएंगे आगे। और जैसा कि आप इसके टॉपिक से ही आप देख लीजिए, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब कि आप सब जानते हैं कि ठेकेदारी पर लोगों को बहाल करना। ठेकेदारी पर बहाल कर रहे हैं। पहले तो वो D को किए थे, फिर C को किए, अब A भी जो आपके अधिकारी वर्ग हैं वो भी होने जा रहे हैं, जैसे लेटरल एंट्री हुआ है। तो ये सारे ठेकेदारी के तरीके हैं। और दूसरी जो इसमें है प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम निजीकरण कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि जब ये नरसिंहा राव की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह सरकार फिर उसके बाद आई, और मनमोहन सिंह जी उस समय नरसिंहा सरकार में जो आपके वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने एक ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन की, तो लोग सोचते हैं शायद वहाँ से निजीकरण शुरू हुआ, लेकिन शायद हम लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं। इस देश में एक कानून आया था आपको 20 दिसंबर 1956 को, उसको कहते हैं कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट जो क्या है, कॉरपोरेटाइजेशन जो था वो असल निजीकरण का एक रूप था। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के बाद उन्होंने कोई कंपनी एक्ट नहीं बनाई थी। यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आई थी जो आप जानते हैं कि टाटा था, बिरला था, टिस्को कंपनियाँ वो करती थी। उसके काउंटर में एक इसको कंपनी थी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी। तो उसी तरह के बहुत सारे उन्होंने बहुत कंपनियां बनाए थे उन्होंने पब्लिक सेक्टर में। तो बाबा साहब का मेन मकसद था कि देश को हम प्राइवेटाइजेशन के तरफ से नहीं, हमें इस देश को ले जाना है एक लोक कल्याणकारी राज्य के हिसाब से। इसीलिए संविधान में उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना की थी और पब्लिक सेक्टर की, ताकि इसके पूरे देश में सबको
सहभागिता मिले और सब मिल करके इसमें काम करें। तो ये देश में जो निजीकरण शुरू हुआ था तो सरकारी कंपनियों को बेचने से ही नहीं, इस देश में निजी कंपनियां बनाने की प्रक्रिया जो चालू हुई थी 1956 में, वहाँ से निजीकरण शुरू हुआ है देश में। तो निजीकरण उस समय जो चला था, हम उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतने जानकार नहीं थे, इसलिए उस बात को उतना चर्चा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे लोग पढ़ने लिखने लगे तो समझ में आ रहा है कि आखिर कैसे कैसे ये निजीकरण का खेल खेला गया है। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, ये प्राइवेटाइजेशन, बाबा साहब ने संविधान की जब रचना की थी तो उसमें आपके सेकुलरिज्म, सोशलिज्म जैसे शब्द आए थे उनके पास, लेकिन संविधान उसे डालने से पहले वो नकार दिए थे। उन्होंने कहा था कि सेकुलरिज्म की बात मैं भी नहीं करूँगा, बाद में कभी आऊँगा तो करूँगा। सोशलिज्म पर उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान में हम ऐसे पॉलिटिकल मैटर को नहीं डाल सकते। ये एक राजनीतिक मुद्दा है। कोई समाजवाद चाहता है, कोई पूंजीवाद चाहता है, कोई साम्यवाद चाहता है, लेकिन हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना। हमें इस देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य की रूप में ले जाना है और जो भी इस देश में विकास का कार्य होगा वो वेलफेयर स्टेट करेगा। इसके लिए आप जानते हैं कि बहुत सारे डैम्स बनाए, RBI बनाए, ESI बनाए, तो बहुत सारे योजनाएं उन्होंने जो है इस तरह बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर में बनाए ताकि यहाँ के लोगों का कल्याण हो सके। अब देखिए, हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी, ये मेजर पिलर ऑफ पावर है। जनरली हम लोग सोचते हैं और पढ़ते भी हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ, और बहुत मनवादी भाषा में बोल देते हैं कि हमारा जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 स्तंभ है। ये असल में भूल है। जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका, विधायिका जो है, दरअसल ये पावर के पिलर है, ये डेमोक्रेसी के पिलर नहीं हैं। इनके ऊपर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, ये संविधान को लागू करें। दरअसल ये संविधान में एक नौकर की हैसियत से है। जो डेमोक्रेसी है उसके जो 4 पिलर हैं, वो 4 पिलर हमारे हैं: न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। असल में ये है डेमोक्रेसी के पिलर। अगर ये नहीं आपके पास तो आपकी डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये कहना कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है तो वो है यहाँ के वो पिलर ऑफ पावर से हमारे, और इनको जिम्मेदारी दी गई कि संविधान की रक्षा करें और संविधान को लागू करें। इसीलिए हमारे देश में ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई सुप्रीम है तो इस देश का संविधान सुप्रीम है और संविधान की सुपरमेसी चलेगी। इसलिए कोई भी कोर्ट संविधान विरुद्ध फैसला नहीं दे सकता या कोई सरकार संविधान विरोधी कानून नहीं बना सकते, क्योंकि देश में संविधान का राज है। किसी सरकार का, किसी कोर्ट का या किसी विधायिका का, संसद का यहाँ राज नहीं है। वो एक दूसरे के बैलेंस ऑफ पावर के लिए बनाए गए हैं। और तीसरी बात कि वी द पीपल, ये जिम्मेदारी इनकी दी गई है कि संविधान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो अंत में आप देखते हैं कि हियर बाय डिक्लेयर जो हम लोग करते हैं वो वी द पीपल करते हैं, ना कि यहाँ की जुडिशरी उसको डिक्लेयर कर रहा है, ना कि संसद कर रहा है, ना कि सरकार। वी द पीपल को दिया गया है डिक्लेरेशन। तो संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी प्रीएम्बल में आप देखिए वो आपके ऊपर है। जब तक आप संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, ये कोई पिलर आपके काम के नहीं है, वो सभी अपने हिसाब से चलने वाले हैं। तीसरी बात मैं इसमें अभी कहना चाहूँगा, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का कि कोर्ट ने कहा, एक केस था उत्तराखंड का, वहाँ का रजिस्ट्रार थे कामता प्रसाद जी। उन्होंने, जो रजिस्ट्रार थे वहाँ के हाई कोर्ट के, वो हाई कोर्ट जज बनने के लिए अपने को दिए थे अर्जी।
तो वहाँ हाई कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है आपका ठीक है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया, कहा नहीं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन हमारे कोर्ट को अभी तक यही समझ में नहीं आई है कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज प्रमोशन से नहीं बनते, इन दोनों का अपॉइंटमेंट होता है। आर्टिकल 124 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, 217 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और जजेज ऑफ हाई कोर्ट। तो हमारे जजेज का अपॉइंटमेंट होता है, प्रमोशन नहीं होता। और 16(4) में आप आइए तो जो रिजर्वेशन है वो अपॉइंटमेंट्स में है, पोस्ट में है। तो जहाँ जहाँ अपॉइंटमेंट वर्ड आपको मिलेगा संविधान में, वो रिजर्वेशन में आएगा। इस देश का प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट में होता है, सीएम का अपॉइंटमेंट होता है देश में, मिनिस्टर का होता है अपॉइंटमेंट, सारे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। जहाँ जहाँ अपॉइंटमेंट होगा वो रिजर्वेशन के दायरे में आएगा 16(4) के हिसाब से। जितने भी पोस्ट हमारे राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का हो या चीफ जस्टिस हो, सारे पोस्ट वो रिजर्वेशन के दायरे में आता है। तो इस हिसाब से देखें कि हमारे कोर्ट किस तरह संविधान के निष्प्रभ से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये चीज़ हमें समझने की जरूरत है। ये जो CD का जॉब्स है 89% जो होता है गवर्नमेंट में, अगर हम एक एम्प्लॉय की देखें तो 3.92 लाख इसका पर एनम जो है वेतन का है। और 50% एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो होता है वो पब्लिक सेक्टर में होता है। अब इसमें जो है आउटसोर्सिंग प्राइवेटाइजेशन का क्या हुआ खामियाजा कि जो हमारे लोग CD में जाते थे 89% जो लोग हैं उसमें इनकी एक्सेस, एंट्री, नॉलेज, गाइडेंस सारे इस पर जो है एक तरह से रोक सा लग गया है। इनकी जो अच्छी ज़िंदगी होनी चाहिए थे, हेल्थ होनी चाहिए थी, एजुकेशन, वो सब पर इनका जो है असर पड़ा है। अब ये क्यों किया जाता है? तो इनको कहा जाता है कि ये सब बेकार हैं, इनएफिशिएंट हैं, या हमारे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो इस सब नाम पर इनको ये ख़त्म करने की साजिश चल रही है। मंडल कमीशन आया था 90 में, और 90 में पिछड़ों को भी आरक्षण दिया गया था, जिस तरह SC ST का था उसके हिसाब से 27% आरक्षण मंडल कमीशन से आया था। वो सब जानते हैं कि उसके बाद कोर्ट में भी गया। अब 15 नवंबर 1990 के बाद वो फिर कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद उसे लागू किया गया उसमें 92 से। तो इस तरह से वो मंडल कमीशन में आया तो वो OBC को मिलने लगा आरक्षण। अब ये देखिए कि इन सब चीज़ों के खिलाफ यहाँ के जो नारद मीडिया है, जिसको ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं, हर गली मोहल्ले में आपके यहाँ एक कोना बना होगा और वहाँ लोग बैठे होंगे मंदिर के नाम पर, वो इस देश का ट्रेडिशनल मीडिया है। और वो आपके हर चीज़ों का खबर रखता है और आपको हर तरह से ब्रेन वॉश करता है। अब इसके बाद फिर भी जब इनकी बात नहीं हुई तो फिर आप देखते हैं कि इसको पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया, D को ख़त्म कर दिया गया, और वो सारे चले गए ठेकेदारी में, आउटसोर्सिंग में चले गए। उसके बाद जो भी पोस्ट होता था खाली, उसको भर्ती नहीं किया जाता था, उसको यूँ ही वैकेंट छोड़ दिया गया, और उसके जगह पर वो ठेकेदारी पर लोगों को लेने लगे। एक है वर्ड इसमें डिसइन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत ही कलाकारी का खेल है। इसमें आप लोग अगर बैलेंस शीट को समझते होंगे तो समझ पाए होंगे कि बैलेंस शीट में 2 तरह का शेयर होल्डर होता है। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, मैनेजमेंट में उसी का पावर होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ अपने डिविडेंड का प्रेफरेंस होता है, उसको कैपिटल का प्रेफरेंस है उसको। मारुति का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था इसमें, और उसमें क्या हुआ था कि सरकार ने कहा कि हम जो प्राइवेट को दे रहे हैं 25% और हम ले रहे हैं 75%, लेकिन सरकार के नाम में था प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
और इक्विटी थी प्राइवेट में, मतलब सरकार मैनेजमेंट से निकल गई और 25% वाला जो प्राइवेट प्लेयर था वो कंपनी का मालिक बन गया। और वो मैनेजमेंट देखा, अगले साल फिर 50-50 हो गया, थर्ड ईयर फिर उसको 25 दिया तो 75 हो गया प्राइवेट, 25 सरकार, और अंत में चौथे साल में वो पूरा 100% प्राइवेट हो गया। तो ये है डिसइन्वेस्टमेंट का खेल। तो धीरे धीरे खेलते हैं इसलिए, और इसके लिए एक मंत्रालय भी बना था अरुण शौरी के। तो इस तरह से ये डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू वो जो है कंपनियों को, तो इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता था, इसलिए इन्होंने अब खेला कि एक बारगी में भेज दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, और उसमें सरकार दोनों काम कर रही है, एसेट्स भी दे रही है और बैंकों से लोन भी देती है, और वो लोन बाद में फिर इसको राइट ऑफ कर देती है सरकार, उसको पैकेज दे करके उसके लोन को माफ़ कर रही है। तो इस तरह से जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आउटसोर्सिंग हुआ, और हमारे लोगों को किस तरह से वो ख़त्म करने के लिए सब खेल खेल रहे हैं। अब ठेकेदारी सिस्टम आप सब जानते हैं कि हमारे लोग काम करते हैं, और ठेकेदार कौन होते हैं, तो उन्हीं के लोग आते हैं और ठेकेदारी लेते हैं वो सारे। तो हमारे लोगों को ख़त्म करने का एक तरीका है ये ठेकेदारी सिस्टम, और उसमें एक्सप्लॉयटेशन है, करप्शन है। आप जानते हैं कि वो सरकार से तो वेतन पूरा लेता है, उसका 3 हिस्सा लगाता है, एक हिस्सा देता है वर्कर को, दूसरा हिस्सा देता है वो सरकार मंत्री को, और तीसरा हिस्सा रखता है अपने। तो इस तरह का खेल होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है इनका, और करप्शन होता है ये। और उनकी सीधी सी बात है, जब 1/3 वेतन मिलेगा उसे तो मंथली पेमेंट उसकी कम हो गई। इस वजह से इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है प्राइवेट में, ना इनका एजुकेशन में कोई सुविधा है, ना पीएफ मिल रहा है, ना फैमिली का कोई वेलफेयर इसमें। एक बहुत दिलचस्प इसमें किस्सा आप जानते होंगे ईएसआई का। ईएसआई में क्या होता है कि 5% वर्कर के सैलरी का देते हैं, और वो अपना पूरा फैमिली का करोड़ों इलाज कराता था। उस 5% में 1.25% एम्प्लॉय का, 4.25% मालिक का लगता था। 10,000 की तनख्वाह में आप 125 दीजिए महीने का, और आप मनमाना इलाज कराइए। वो सारे सिस्टम इसमें गए चले। एक डी ग्रुप का एम्प्लॉय भी अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने लग गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये जब परमानेंट नौकरी देंगे तो अपने बच्चे को भी पढ़ाने लग रहे हैं, स्लीपर क्लास के लोग पढ़ाने लग गए हैं, इसलिए इनको इस तरह से कर दो कि अपने रोजी रोटी से जूझते रहे, ताकि ये बच्चे को पढ़ा ना पाए, ना उनको कोई सुविधाएं दे सके। तो इस तरह की जो है वो आपको पहले किस तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की खेल खेला गया है। तो ये बहुत बड़ा साजिश है जिसके तहत से प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग लाया गया है। अब देखिए इसमें हमारे कुछ लॉसेस बताए हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है 94 का आंकड़ा है कि 42 लाख लोग सीडी में हमारे थे, उसमें 90% 37 लाख जो है आपके हमारे लोग थे। उसके अगर एवरेज सैलरी जोड़िए तो लगभग 4 लाख के आसपास है, और उनको अब तनख्वाह 20,000 के हिसाब से दिया जा रहा है, तो 240 दिया जा रहा है। जो उनका परमानेंट नौकरी में 3.492 मिलता, वो अब 2.4 मिल रहा है लाख में। इस तरह से उनको देख लीजिए कि 37 लाख लोगों में मान लीजिए 60% हमारे लोग हैं, तो ये आया है कि 8,703 करोड़ रुपया ये उनका बहुसंख्यक का रेगुलर जॉब लॉस है। अब उस तरह से आप देख लीजिए कि अगर इनका आउटसोर्सिंग वाला के हिसाब से देखते हैं 20,000 के तनख्वाह के हिसाब से, तो इसका टोटल लॉस होता है 4,320,000 करोड़। अब इस तरह से आपको आ गया नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब ये सेंट्रल का देखे थे, पूरे स्टेट का अगर हम जोड़ें तो स्टेट अगर इनका 10 गुना देता हो तो टोटल मिला करके आप देखें सारे जोड़ करके 10 मल्टीप्लाई कर तो 1,43,253 करोड़ रुपया का जो बहुजनों का ये फाइनेंशियल लॉस है आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन की वजह से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।